हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिजिक्स पीवाई की फॉर नीट जेईई एंड सीबीएसई में। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस क्वेश्चन में बोल रहा है ए बॉडी मूव 6 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर ईस्ट एंड 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स। व्हाट इज इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। भाई मान लो कोई बॉडी है, वो यहां से स्टार्ट करती है, ये मान लेते हैं ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। एक बॉडी जो है नॉर्थ की तरफ चलती है कितना 6 मीटर, देन 8 मीटर ईस्ट की तरफ चलती है, उसके बाद 10 मीटर जो है वर्टिकली अपवर्ड चलती है। वर्टिकली अपवर्ड चलेगी, क्या वो इस तरह से चलेगी जिस तरह से मैंने यहां पर दिखाया है। ये बॉडी जो है वर्टिकली अपवर्ड चलेगी, नॉट टूवर्ड्स द नॉर्थ। ये बॉडी वर्टिकली अपवर्ड चलेगी, नॉट टूवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ नहीं चलेगी, ध्यान रखना। तो इस तरह से नहीं चलेगी, किस तरह से चलेगी, इस डायग्राम में देखो, दूसरे डायग्राम में इस बॉडी की ये इनिशियल पोजीशन है, ये ईस्ट मान लेते हैं, ये वेस्ट मान लेते हैं और ये नॉर्थ और ये साउथ। ये बॉडी जो है 6 मीटर नॉर्थ में चलती है, उसके बाद 8 मीटर ये कहां चल रही है, ईस्ट में। उसके बाद जो है 10 मीटर कहां चल रही है, ये 10 मीटर ये चल रही है वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, नॉर्थ की तरफ नहीं भाई, कहां चल रही है 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। अगर ये प्लेन मान लेता हूं, ये पूरा एक प्लेन मान लेता हूं, तो ये जो प्लेन होगा ना, ये जो प्लेन बन रहा है, ये प्लेन, इस प्लेन से ये जो वेक्टर है जो 10 मीटर है, ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ये समझो। मतलब वर्टिकली अपवर्ड, प्लेन के ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड चल रही है। क्लियर है। अब अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो ये इसका इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो हम क्या करते हैं, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को मिला देते हैं, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को मिला देते हैं, तो ये हमारा वेक्टर आर हो जाता है। वेक्टर आर हमारा क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो वेक्टर आर हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या हो गया ये, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को मिलाकर के एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अब यहां देखो भाई, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको जेड ले लेते हैं, ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये सॉरी वाई एक्सिस है, ये एक्स जेड और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में आई कैप, वाई एक्सिस में जे कैप और जेड एक्सिस में के कैप। इस तरह से हम इसके वो ले लेते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो अगर वेक्टर की टर्म्स में हम इसकी वैल्यूज लिखेंगे, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को वेक्टर की टर्म्स में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे भाई, एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक्स डायरेक्शन में यानी कि आई कैप की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस डायरेक्शन में यानी कि ईस्ट की तरफ, तो 8 मीटर हुआ, ये 8 मीटर। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 8 मीटर आई कैप प्लस, अब वाई डायरेक्शन में यानी जे डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा, वो ये आएगा, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन हो गई, ये वाई डायरेक्शन हो गई, और जेड डायरेक्शन कौन सी आएगी, जो वर्टिकली अपवर्ड आएगी। तो 8 मीटर आई कैप, 6 मीटर जे कैप प्लस 10 मीटर के कैप। क्लियर है भाई। तो यहां से हमारा ये वेक्टर बन गया है 8 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर, ये हमने वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया है। हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो भाई, स्क्वायर रूट करेंगे किसका, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर का, इन सबको ऐड करके इसका स्क्वायर रूट करने वाले हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 64 प्लस 36 प्लस 100, कितना हो गया भाई साहब, ये हो गया 100 प्लस 100, 100 प्लस 100। अब क्या कर सकते हैं हम, ये 100 को कॉमन ले लो, तो ये आ गया 2। इसका मतलब 100 का क्या है, 100 को इस तरह से लिख सकते हैं भाई 10 इंटू 10 इंटू 2। अब भाई 10 बाहर ले लो, ये आ गया √2 मीटर। ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया 10√2, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है भाई। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन है, और फाइनल पोजीशन को मिला देना है, तो हमें क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है ए मैन गोज 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ,
देन 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, देन डिस्प्लेसमेंट इज। भाई मान लो ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। एक आदमी है जो 10 मीटर कहाँ चलता है, नॉर्थ में, ये नॉर्थ में गया भाई। इसके बाद 20 मीटर ईस्ट में चलता है, तो ये 20 मीटर हो गया, ये 10 मीटर हो गया। ठीक है भाई, हमें डिस्प्लेसमेंट बतानी है। इस आदमी की ये इनिशियल पोजीशन है और इस आदमी की ये फाइनल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को मिला दोगे तो हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। तो वेक्टर आर जो है हम किस तरह से लिख सकते हैं भाई, 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप। क्लियर है, क्योंकि एक्स एक्सिस में क्या है, ईस्ट, और वाई एक्सिस में हमारा नॉर्थ है। तो 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप इस तरह से लिख सकते हैं। हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालते हैं, इसी तरह से 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, उन दोनों का स्क्वायर करके फिर स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो ये हमारा क्या आएगा, मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई, सॉल्व कर लेंगे। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। अब आगे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर कॉमन ले लो और ये आ गया 4 प्लस 1। क्लियर है भाई, तो ये आ गया 10 स्क्वायर रूट 5। ठीक है भाई, अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर रूट ऑफ 2.25 इंटू 2.25 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग आता है 5.06 के आसपास। तो इसका मतलब अप्रोक्स 5 ही है। ये क्या है, अप्रोक्स 5 ही है। तो हमने क्या कर दिया भाई, 2.25 इंटू 2.25 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे हमें हमारे पास 5 के इक्वली वैल्यू आएगी। तो अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो हमें क्या, हमारे पास क्या आएगा, 10 इंटू 2.25। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 22.5 मीटर। ये हो गई भाई डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया फर्स्ट। क्लियर। इस क्वेश्चन में कह रहा है, ए पर्सन ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट रोड फॉर हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1 and the remaining half distance with velocity v2. The average velocity is given by। भाई मान लो ये आदमी है, ठीक है, ये आदमी जो है टोटल डिस्टेंस मान लो ट्रेवल करता है 2x। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 2x। ये इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई, ये इसकी फाइनल पोजीशन हो गई। इस आदमी ने हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करी, यानी कि x किस वेलोसिटी से, v1 वेलोसिटी से। जो नेक्स्ट हाफ है वो किस वेलोसिटी से ट्रेवल करी, v2 वेलोसिटी से। क्लियर है। इस केस में एवरेज वेलोसिटी बताना है, एवरेज वेलोसिटी ये हमें निकालना है। भाई एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ध्यान रखना, टोटल टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। भाई ये आदमी इनिशियल पोजीशन आई से फाइनल पोजीशन एफ तक जाता है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया भाई इसका, 2x। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2x अपॉन में टोटल टाइम। तो मान लो फर्स्ट हाफ में ये t1 टाइम लेता है, सेकेंड हाफ में t2 टाइम लेता है, तो टोटल टाइम कितना हो गया मेरे भाई, t1 प्लस t2। ठीक है भाई, अब हमें पता है भाई वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्ट्रेट लाइन में कोई इश्यू नहीं है, तो यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम वैल्यूज रखने वाले हैं भाई, 2x अपॉन में t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन में v1। सिमिलरली t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन में v2। भाई जो नीचे जो x अपॉन में v1 प्लस x अपॉन में v2 है, यहां से हम x कॉमन ले लेंगे, 2x अपॉन में x कॉमन ले लेते हैं भाई साहब, ये हो जाएगा 1 अपॉन में v1 प्लस 1 अपॉन में v2। क्लियर है मेरे भाई, यहां से x कैंसिल हो गया, 2 अपॉन में नीचे एलसीएम ले लो भाई, तो ये आ जाएगा v2 प्लस v1 अपॉन में v1 v2। ये v1 v2 को हम कहां पहुंचा देंगे, ऊपर पहुंचा देंगे, ऊपर नहीं, ऊपर वाले ऊपर नहीं, बस यहीं 2 के पास, 2 इंटू v1 प्लस v2 अपॉन में v1 प्लस v2। ये हो गई भाई साहब एवरेज वेलोसिटी। ये क्या हो गई, एवरेज वेलोसिटी। तो हमारा ऑप्शन 4 जो है सही है। एवरेज वेलोसिटी आई 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। क्लियर है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, ए कार ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ ऑफ ए डिस्टेंस
between two places at a speed of 30 km per hour and the second half of the distance at 50 km per hour. The average speed of the car for the whole journey is. भाई मान लो ये कार है, ये हमारी कार है लकड़ी की, ये लकड़ी की कार जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है फर्स्ट हाफ में, मान लो ये फर्स्ट हाफ है, और जो अगला हाफ है, डिस्टेंस का अगला हाफ है, ये इक्वल है, और इस हाफ में जो है इस कार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, हमारी लकड़ी की कार है, प्यारी सी कार है लकड़ी की, 30 किलोमीटर पर आवर फर्स्ट हाफ में चलती है और 50 किलोमीटर पर आवर सेकंड हाफ में चलती है। इसका मतलब ये है कि भाई ये एक्स डिस्टेंस ले लो, ये एक्स डिस्टेंस ले लो, तो टोटल डिस्टेंस कितनी चली है इसने, 2x। क्लियर है भाई? तो एवरेज स्पीड निकालनी है मेरे भाई। एवरेज स्पीड क्या होने वाली है? एवरेज स्पीड क्या होती है भाई साहब? टोटल डिस्टेंस 2x है, ट्रेवल्ड बाय द कार डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2। मान लो फर्स्ट हाफ में t1 टाइम लगता है, सेकंड हाफ में t2 टाइम लगता है। भाई आपको पता है स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भाई यहां से टाइम निकाल सकते हो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है मेरे भाई? तो अब यहां से इस तरह से लिख लेंगे भाई, 2x अपॉन में t1 टाइम लगा भाई फर्स्ट हाफ के लिए, तो कितनी डिस्टेंस हुई x, स्पीड कितनी हुई 30, प्लस t2 टाइम लगा भाई सेकंड हाफ के लिए, डिस्टेंस कितनी हुई x, स्पीड कितनी हुई 50। क्लियर है मेरे भाई? यहां से हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, 2x अपॉन में x कॉमन ले लेते हैं और इसका एलसीएम ले लेते हैं भाई, 50 प्लस 30 अपॉन में 50 इंटू 30, ये एलसीएम ले लिया। ये x से x कैंसिल हो जाएगा, इस वैल्यू को उठा करके ऊपर रख देंगे, तो क्या आने वाला है मेरे भाई? यहां से आ जाएगा 2 इंटू 50 इंटू 30 अपॉन में 50 प्लस 30 80 हो गया, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, 2 4 जा 8, यहां से 25 लिख लो भाई, और ये हो गया 2, यानी कि 25 दिया 75/2, इसका मतलब 37.5 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई भाई साहब एवरेज स्पीड। क्लियर है मेरे भाई? तो इसका आंसर आया थर्ड ऑप्शन करेक्ट है भाई, 37.5। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में कह रहा है ए पर्सन ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट रोड फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम with velocity v1 and next half time with velocity v2. The mean velocity v, capital V of man is. भाई एक आदमी है, ये आदमी जो है फर्स्ट हाफ टाइम मान लो इतने टाइम में ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यानी कि ये कितने टाइम में ट्रेवल करेगा अभी देखते हैं इसको, चलिए। और ये सेकंड हाफ टाइम में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है मान लो। तो इसने टोटल टाइम जो लिया, मान लेते हैं हम टी जो है टोटल टाइम लिया, इसने टोटल टाइम लिया टी भाई फर्स्ट हाफ टाइम, यानी कि टी बाई टू टाइम में इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल करी, और नेक्स्ट टी/2 टाइम में ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल करिए। ठीक है भाई? तो ये टी/2 फर्स्ट हाफ टाइम है, ये वाला टी/2 सेकंड हाफ टाइम है। क्लियर है? ये टाइम इक्वल है, ये ध्यान रखना, टी/2 इक्वल टू टी/2, आप समझ सकते हो इसको, यानी कि फर्स्ट हाफ टाइम और ये सेकंड हाफ टाइम। भाई डिस्टेंस अलग हो सकती है क्योंकि वेलोसिटी अलग है, v1 अलग है, v2 अलग है। अब चूंकि टाइम सेम है दोनों का, लेकिन वेलोसिटी अलग है, तो डिस्टेंस अलग अलग हो सकती है, इसीलिए मैंने इतना बड़ा गैप दिखाया है इन 3 पॉइंट्स के बीच में। क्लियर है? तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई भाई, ये इसकी फाइनल पोजीशन हो गई। मान लेते हैं भाई ये ए, ये बी और ये सी। हमें क्या निकालना है? मीन वेलोसिटी। मीन वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है मेरे भाई? एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखना भाई फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन, भाई एक बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करी डिवाइडेड बाय कितने टाइम है, टोटल टाइम हमें लेना है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई इसका? डिस्प्लेसमेंट हम इस तरह से लिख सकते हैं भाई, ए सी, डिस्प्लेसमेंट कितना है ए सी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है भाई टी, ये इस तरह से लिख सकते हैं। अब एवरेज वेलोसिटी
इज इक्वल टू, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए सी को इस तरह से लिखेंगे भाई, ए बी प्लस बी सी अपॉन में टी, कोई इशू नहीं है मेरे ख्याल से। अब ए बी निकालना है भाई हमें, ए बी निकालना है। आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होती है, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है भाई, तो पहले फर्स्ट हाफ टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी गई है वो ए बी है, तो हम किस तरह से लिख सकते हैं इसको, v1 इंटू टी बाई टू इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस बीसी जो डिस्टेंस है वो किस तरह से लिख सकते हैं, v2 इंटू टी बाई टू डिवाइडेड अपॉन टाइम t। क्लियर है भाई, तो यहां से आप देखो t कॉमन ले लो और ये t कैंसिल हो रहा है, इस तरह से लिख लेते हैं v1 अपॉन में 2 प्लस v2 अपॉन में 2 अपॉन में t, और यहां से t कॉमन ले लो, हाफ भी कॉमन ले सकते थे बेसिकली, तो t से t कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास आया v1 प्लस v2 अपॉन में 2। क्लियर है भाई, तो एवरेज वेलोसिटी आ गई v1 प्लस v2 अपॉन में 2। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 2, ऑप्शन 2 जो है हमारा सही है, v1 प्लस v2 अपॉन में 2। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है इफ ए कार कवर्स 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 and 3/5 डिस्टेंस विद स्पीड v2 देन एवरेज स्पीड इज। मान लो ये कार है, ये कार जो है x डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ये कार जो है x डिस्टेंस ट्रेवल करती है, टोटल डिस्टेंस x ट्रेवल करा मान लो a से b तक। तो इस क्वेश्चन में बोला 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, मान लो यहां से यहां तक हम 2/5 ले लेते हैं, ये हो गया 2/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है x, तो 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस v1 स्पीड से ट्रेवल करती है ये कार, और 3/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस दैट मींस 3/5 ऑफ x ये किस स्पीड से ट्रेवल करती है, v2 स्पीड से। तो इस केस में हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड क्या होती है आपको पता है मेरे भाई, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी मेरे भाई, टोटल डिस्टेंस हो गई x। अब टोटल टाइम कितना लगेगा, मान लो a से o तक उसको कितना टाइम लगता है t1, और o से b तक उसको जो टाइम लगता है मान लेते हैं ये t2, तो टोटल टाइम कितना हो गया t1 प्लस t2। क्लियर है भाई साहब। आगे आपको पता है स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से अगर हम देखें तो t1 क्या आएगा, t1 आएगा डिस्टेंस, t1 हम निकालेंगे तो डिस्टेंस निकालते हैं 2/5 ऑफ x, ये डिस्टेंस हो गई, अपॉन में स्पीड, स्पीड इस केस में क्या है v1, तो यहां से हमारा t1 आ गया, ये कितना आ गया 2x अपॉन में 5v1। सिमिलरली अगर मैं t2 निकालता हूं तो वो क्या आएगा 3x अपॉन में 5v2। क्लियर है, तो यहां से t1 और t2 की वैल्यू यहां पर रखेंगे, x अपॉन में t1 कितना आ गया 2x अपॉन में 5v1 प्लस t2 कितना हो गया 3x अपॉन में 5v2। क्लियर है मेरे भाई, यहां से हम जो है x कॉमन ले लेंगे और 5 कॉमन लेंगे, देखो किस तरह से, x तो ऊपर ऐसे ही रहेगा, नीचे जो है x अपॉन 5 कॉमन ले लेते हैं मेरे भाई, ये हो गया हमारा 2 अपॉन में v1 प्लस 3 अपॉन में v2। क्लियर है मेरे भाई, यहां से ये x जो है कैंसिल हो रहा है, इस 5 को जो है ऊपर ले जाओ, तो हमारे पास आएगा आंसर, यहां लिखते हैं 5 अपॉन में 2 अपॉन में v1 प्लस 3 अपॉन में v2। अब भाई नीचे जो है ये v1 और v2 इसका भी एलसीएम ले लो, तो ये आएगा 5 अपॉन में 2v2 प्लस 3v1 अपॉन में v1 v2। क्लियर है मेरे भाई, ये ध्यान रखना इस तरह से। अब क्या करेंगे भाई, ये v1 v2 को ऊपर ले जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा 5v1 v2 अपॉन में 3v1 प्लस 2v2, इस तरह से लिख सकते हैं, और यही हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हुआ 4 जो है करेक्ट है। क्लियर।
इस क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट फॉर द ऑब्जेक्ट हैविंग ए स्ट्रेट लाइन मोशन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ। आप देख सकते हो ग्राफ दिया हुआ है, ये है हमारी डिस्टेंस और ये है टाइम। हम एक एक करके सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, द ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग वेलोसिटी फ्रॉम ओ टू ए। ओ से ए तक इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है, एंड देन इट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। इसके बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। क्या ये ऑप्शन सही है? इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, आपको पता है भाई वेलोसिटी क्या होती है, ये होती है dx अपॉन dt। dx अपॉन dt दैट मीन्स ये स्लोप के इक्वल होता है। xt ग्राफ पर मान लो ये टाइम एक्सिस है हमारा और ये x एक्सिस है। आपको पता है ये जो स्लोप बनता है ये थीटा हो गया, तो यहां पर जो टेन थीटा बनेगा वो हमारा स्लोप होता है। ये जो स्लोप होता है ये किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है, ये आपको पता है। तो अब इसी कॉन्सेप्ट से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओ से ए तक, ओ से ए तक देखो आप मुझे बताओ स्लोप क्या है। इस केस में हम थीटा यहां लेंगे, क्लियर है, इस केस में थीटा यहां लेंगे तो स्लोप क्या है आपको पता चल रहा है भाई। ओ से ए तक जो स्लोप है वो क्या है, कांस्टेंट है। ओ से ए तक जो स्लोप है वो क्या है, कांस्टेंट है। जब स्लोप कांस्टेंट है तो इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या है, कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी जो है इंक्रीज तो नहीं कर रही यार कांस्टेंट रेट से, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका जो है गलत हो जाता है। क्लियर है? तो वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, ध्यान रखना है, वेलोसिटी इंक्रीज थोड़ी कर रही है। ओ से ए के बीच में आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि स्लोप आपका कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट क्यों, क्योंकि थीटा आपका कांस्टेंट है। क्लियर है? अब सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज यूनिफॉर्मली। इस केस में जो है वेलोसिटी इंक्रीज करती है यूनिफॉर्मली। आप देखो भाई वेलोसिटी कब इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी अगर स्लोप इंक्रीज करेगा। अगर स्लोप इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो इस केस में अगर हम देखें, अगर इस क्वेश्चन में देखते हैं तो भाई ओ से ए तक का स्लोप ये इस तरह से आ रहा था, ये थीटा बन रहा था, है ना। ए से बी तक देखें तो ये थीटा बनेगा, और बी से सी में देखेंगे तो ये तो नेगेटिव में चला जाएगा। बी से सी में देखेंगे तो ये नेगेटिव में जा रहा है माइनस थीटा, और सी से डी में देखेंगे तो ये और नेगेटिव में जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है। जब आपका स्लोप डिक्रीज होगा, जब आपका स्लोप डिक्रीज होगा तो क्या वेलोसिटी इंक्रीज होगी, बिल्कुल नहीं, वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। वेलोसिटी डिक्रीज होगी क्योंकि स्लोप डिक्रीज कर रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, ये ऑप्शन भी गलत है, वेलोसिटी जो है डिक्रीज होगी इस केस में। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। अब आप एक चीज बताओ भाई, एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है या डेफिनेशन है वो क्या है। एवरेज वेलोसिटी का जो डेफिनेशन है, ध्यान रखना, अपने दिमाग में बिठा लेना, कंफ्यूज मत करना। क्या होती है एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ये ध्यान रखना, टोटल टाइम टेकन। क्योंकि एवरेज स्पीड की अगर हम बात करेंगे, अगर हम स्पीड की बात करते, एवरेज स्पीड की, एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ये होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है, ध्यान रखना है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। आप देखो भाई ओ पॉइंट पर इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, जीरो। अब ये जो पार्टिकल है चलते हुए वापस डी पॉइंट पर आ गया तो यहां पर भी एस जो है आपका क्या है, जीरो। मतलब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम है बिल्कुल, है ना। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों सेम है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है आपका, वो जीरो हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई आपकी, एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, वो जीरो हो गई। क्लियर है? तो थर्ड ऑप्शन बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी जीरो, ये सही है भाई। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी जीरो है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। फोर्थ ऑप्शन की बात करें, द ग्राफ शोन इज इम्पॉसिबल, ऐसा ऐसा नहीं है, ग्राफ पॉसिबल है।
तो इसको भी क्रॉस मारो यार, ऑप्शन ठीक नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है इस केस में, एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है ए पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 20 सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक पार्टिकल है जो रेस्ट से शुरू हो रहा है और 20 सेकेंड तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करता है। इफ इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस s1 इन फर्स्ट 10 सेकेंड एंड ए डिस्टेंस s2 इन नेक्स्ट 10 सेकेंड, देन भाई मान लो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल जो है 20 सेकेंड तक, दैट मीन्स मान लो ए से बी तक, ए से बी हमने डिस्टेंस ले ली, यानी कि इसने 20 सेकंड में ये डिस्टेंस ट्रेवल करी ए बी डिस्टेंस इसने 20 सेकंड में ट्रेवल करी, और इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर एक्सेलरेशन क्या था, कांस्टेंट था। एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, टाइम पीरियड था 20 सेकंड। क्लियर है भाई। डिस्टेंस ट्रेवल कितनी करी, ए बी। ठीक है। अब इफ इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस s1 इन फर्स्ट 10 सेकंड, मान लो इसने 10 सेकंड में, मान लो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो s1 करी, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। क्लियर है। c से b तक, अब c से b तक इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो s2 करी, कितने टाइम में, ये भी 10 सेकंड में। ध्यान रखना यहां टाइम सेम है, डिस्टेंस सेम नहीं है। अगर डिस्टेंस सेम होती तो ये जो c पॉइंट है a और b के जो है बीच में कहीं आता, यहां कहीं बीच में बनता, लेकिन इस केस में टाइम अलग है। जब टाइम अलग होगा तो वेलोसिटी अलग है। बेसिकली वेलोसिटी अलग होगी ना इनकी। क्यों अलग होगी इसको देखो भाई। इस केस में बोल रहे हैं एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। आप देखो ना, एक्सीलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या है, एक्सीलरेशन क्या होता है आपको पता है, v माइनस यू अपॉन में t। एक्सीलरेशन कांस्टेंट का मतलब है जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो सेम रेट से इंक्रीज हो रही है। मान लो पहले फर्स्ट सेकंड में वेलोसिटी हुई 2, फिर अगले 1 सेकंड में जो वेलोसिटी हुई फिर 4 हो गई, फिर 6 हो गई, फिर 8 हो गई। इस तरह से वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब होता है कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी जब कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करेगी उसको बोलेंगे कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो इस केस में इनिशियल पॉइंट यानी कि u जो है जीरो है, ए पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो जीरो है, c पर पार्टिकल की वेलोसिटी मान लो uc ले लेते हैं, और b पर पार्टिकल की वेलोसिटी ub ले लेते हैं, और ua हमारा जीरो है क्योंकि रेस्ट चल रहा है। क्लियर है। क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो ua, दैट मींस यहां पर वेलोसिटी जीरो है, यहां पर वेलोसिटी uc, यहां पर वेलोसिटी ub। क्लियर है। हमने इस तरह से वेलोसिटी ले ली क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। तो अब हम पहले a और c को एनालाइज करते हैं, a और c यानी कि ac को एनालाइज करते हैं। इस केस में हम क्या करेंगे, पहले हम फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं। मान लो v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला लगा करके फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी भाई, uc। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, क्योंकि रेस्ट से शुरू कर रही है। एक्सीलरेशन क्या है इस केस में, कांस्टेंट, और टाइम कितना है 10 सेकंड। 10 सेकंड टाइम, एक्सीलरेशन कांस्टेंट, तो यूसी हमारा आ गया 10a। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस क्या है, s1। इस केस में डिस्टेंस है s1। s1 इज इक्वल टू ut, फॉर्मूला लगा रहे हैं हम ये वाला, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है तो ut हमारा ये जीरो होने वाला है, प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर। टाइम कितना लग रहा है भाई, a से c तक जाने में 10 सेकंड, तो 10 इंटू 10 इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई तो ये कितना आएगा, ये 50a आ जाएगा। क्लियर है भाई साहब, ये कितना आ गया 50a। अब बात करेंगे हम सी बी की। भाई सी से बी तक जाने में इसको कितनी डिस्टेंस लगी भाई, s2। सेम फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी वो हमें देखना है। तो इस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी जाएगी भाई वो यूसी हो जाएगी, क्योंकि अब हम सी और बी को देख रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, ये यूसी हमारी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। और यूसी हमने निकाला है 10a। सी से बी तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकेंड।
प्लस 10 सेकंड लग रहा है ना, ये बताया मैंने यहां पर, क्लियर है। तो 10 इंटू 10 प्लस हाफ, इस केस में जो एक्सीलरेशन होगा कांस्टेंट है, इंटू टी स्क्वायर, टाइम कितना लग रहा है भाई 10 सेकंड, तो 10 इंटू 10 कर लेते हैं। इसको सॉल्व करो भाई, ये कितना आ रहा है, ये हो गया 100A, कितना आया भाई 100A, प्लस ये कितना आ गया 50A, ठीक है। इसको ऐसे कैंसिल करेंगे, ये 5 हो गया तो ये 50 आ गया, तो ये हो गया 150A, क्लियर है। तो आपको S1 और S2 मिल गया। अब अगर S1 डिवाइडेड बाई S2 करता हूं मैं, मान लो S1 डिवाइडेड बाई S2 करता हूं, तो 50A अपॉन में 150A, तो इसको सॉल्व करेंगे, ए से ए कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 दिया 15, इसका मतलब 1/3, क्लियर है। यह आ गया S1 अपॉन में S2 इज इक्वल टू 1/3, तो इसका मतलब S1 कितना आ गया हमारा S2 अपॉन में 3, क्लियर है। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। इस क्वेश्चन में कह रहा है ए बॉडी इज मूविंग फ्रॉम रेस्ट अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन and let S1 be the displacement in the first P minus 1 second and S2 be the displacement in the first P second. The displacement in P square minus P plus 1 at second. इस क्वेश्चन को समझने के लिए ऐसा समझते हैं भाई, मान लो ये बॉडी है कोई, ये बॉडी जो है P सेकंड में ये डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ये बॉडी जो है P सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, दिस वन, यानी कि S2 डिस्टेंस ट्रेवल करती है P सेकंड में, कितने सेकंड में, P सेकंड में। और यही बॉडी P माइनस 1 सेकंड में, यानी कि अगर ये P सेकंड है तो P माइनस 1 इससे पहले होगा कहीं, P माइनस 1 इससे पहले होगा भाई, तो ये हो गया P माइनस 1 सेकंड। इस सेकंड में ये बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, S2, सॉरी S1, ये S1 डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो S1 डिस्टेंस P माइनस 1 सेकंड में ट्रेवल करती है और S2 डिस्टेंस P सेकंड में ट्रेवल करती है। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखें भाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन P माइनस 1 सेकेंड, तो आप फॉर्मूला लगाओगे S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओगे, तो U हो गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी, टाइम कितना है P माइनस 1 सेकेंड, P माइनस 1 सेकेंड, प्लस हाफ कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, T हमारा P माइनस 1 का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि रेस्ट से शुरू कर रही है, देखो फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट से शुरू कर रही है तो U 0 हो जाता है, तो हमारा S1 कितना आ गया, हाफ A इंटू, अब P माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर लो, P स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2P, क्लियर है भाई। तो S1 इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2P, ये आ गया S1। अब S2 की बात करते हैं, S2 में भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हाफ A, टाइम कितना लगेगा, S2 डिस्टेंस में कितना टाइम लग रहा है, P सेकेंड, तो इसको P स्क्वायर लिख सकते हैं। तो S1 अपॉन में S1 और S2 हमें मिल गया ये, ठीक है। अब आपको पता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड क्या होता है, U प्लस A/2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड का। अब चूंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट से शुरू कर रहा है, तो U 0 हो गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन P स्क्वायर माइनस P प्लस 1 एट सेकेंड, इसमें क्या होगा, A अपॉन में 2, n की जगह हम क्या रख देंगे, ये वैल्यू रख देंगे n की जगह पूरी कंप्लीट, तो 2 इंटू P स्क्वायर माइनस P प्लस 1 और ये माइनस 1, क्लियर है भाई। यहां से इसको इस तरह से लिख सकते हैं, A/2 2P स्क्वायर माइनस 2P प्लस 2 माइनस 1। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, A/2 2P स्क्वायर माइनस 2P प्लस 1, क्लियर है। अब देखो आप S1 और S2 को देखते हैं, देखो ऑप्शंस चेक करते हैं भाई। सेकंड ऑप्शन है S1 इंटू S2, अगर S1 और S2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां देखो P स्क्वायर है और यहाँ P स्क्वायर है, तो कहीं ना कहीं P की पावर 4 बनेगा, कहीं ना कहीं P की पावर 4 बनेगा, तो वो तो ऑप्शन
नहीं होने वाला, p की पावर 4 वाला ऑप्शन नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 सेकेंड में p स्क्वायर के टर्म्स में, p की पावर 4 के टर्म्स में तो नहीं है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। सिमिलरली फोर्थ ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि डिवीजन में है। तो 1 और 3, ऑप्शन 1 और 3 को ही चेक करते हैं। ऑप्शन 1 और 3 को चेक करते हैं। सपोज पहले हम चेक कर लेते हैं S1 प्लस S2, फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। मान लो S1 प्लस S2 में कैलकुलेट करता हूं तो ये क्या आने वाला है, हाफ ए पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p प्लस S2 कितना है, हाफ ए पी स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो a/2 अगर आप कॉमन ले लेते हो तो क्या होगा, ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p प्लस p स्क्वायर। अब आप इसको देखो, सॉल्व करो, a/2 कंप्लीट करेंगे तो 2p स्क्वायर, इस p स्क्वायर और इस p स्क्वायर को ऐड कर दिया, 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो तो आपको क्या मिल रहा है, दैट मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, S1 प्लस S2। मतलब इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो S1 प्लस S2 के होगा। तो हमारा ऑप्शन 1 जो है करेक्ट है। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस सच दैट द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय दिस। तो वेलोसिटी आपको दी हुई है किसी इंस्टेंट पर 4t³ माइनस 2t, where t is in second and velocity in meter per second. What is the acceleration of the particle when it is 2 meter from the origin? हमें ये बताना है कि भाई एक्सीलरेशन क्या होगा जब ये पार्टिकल ओरिजिन से 2 मीटर पर होगा। मान लो ये एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस, इस तरह से ले लेते हैं। भाई ये ओरिजिन है, ये बोल रहा है कि जब ये पार्टिकल 2 मीटर पर होगा, ओरिजिन से 2 मीटर पर होगा, तब हमें इसका एक्सीलरेशन बताना है, यानी कि इस पॉइंट पर इसका एक्सीलरेशन क्या होगा ये बताना है। तो अब आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन पूछ रहा है या एवरेज एक्सीलरेशन पूछ रहा है। देखो, इसने बोला है कि भाई जब ये पार्टिकल ओरिजिन से 2 मीटर पर होगा तब हमें इसका एक्सेलरेशन बताना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने एक कंडीशन दी है कि उस इंस्टेंट पर, उस समय पर या उस जगह पर जब पार्टिकल ओरिजिन से 2 मीटर पर होगा उस समय क्या एक्सेलरेशन होगा। इसका मतलब मैं उस मोमेंट का टाइम निकाल लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई इस इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन ये होगा। तो अगर मैं इस पॉइंट का टाइम निकाल लेता हूं किसी तरह से तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई वो इंस्टेंट था और उस इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन जो है ये था, और वो एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो करते हैं इसको भाई। देखो वेलोसिटी क्या होती है आपको पता है, dx अपॉन में dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx अपॉन में dt 4t³ माइनस 2t। इसको इस तरह से लिख सकते हैं भाई, dx इज इक्वल टू 4t³ माइनस 2t इंटू dt। अब क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर दो। जब इंटीग्रेट करोगे तो यहां से x आ जाएगा और ये आ जाएगा 4 इंटू टी की पावर 4 अपॉन में 4। बेसिकली x की पावर n का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1, यही फॉर्मूला लगाया मैंने। t की पावर 3+1 यानी कि 4 अपॉन में 3+1 तो 4 हो गया। माइनस इसको इस तरह से कर सकते हैं 2t² अपॉन में 2, ये भी ऐसे ही हो गया। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया भाई और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, t की पावर 4 माइनस t की पावर 2। क्लियर है। अब यहां से हम देखते हैं कि भाई x की वैल्यू क्या दिया, 2 मीटर है ना। जब x 2 मीटर था तो हमें क्या निकालना है, इस पॉइंट पर टाइम निकाल लेते हैं। हम इस पॉइंट पर क्या निकाल लेते हैं, टाइम। टाइम कितना होगा जब x 2 मीटर था, तो टाइम कितना होगा ये हम बात करते हैं। तो x इज इक्वल टू 2t की पावर 4 माइनस t², इस तरह से लिख सकते हैं। 2 इज इक्वल टू t² कॉमन ले लिया और ये हो गया t² माइनस 1। क्लियर है। तो यानी कि यहां से t² हमें मिला 2, तो t मिल गया हमें भाई प्लस माइनस √2, यानी कि √2 की बात कर लेंगे। एक तो ये मिल गया, दूसरा क्या मिला हमें, t² माइनस 1 इज इक्वल टू 2, t² इज इक्वल टू 3।
तो टी स्क्वायर की वैल्यू हमारी 3 आ रही है, और यहां पर देखो टी स्क्वायर की वैल्यू 2 आ रही है, और यहां आ रही है टी स्क्वायर की वैल्यू 3। अब भाई कौन सी वैल्यू लेनी है, इसको जरा क्रॉस चेक कर लेंगे। हम कैसे करेंगे इसको, क्रॉस चेक करेंगे। ज्यादा मैथ्स करने की जरूरत नहीं है, जुगाड़ करने वाले हैं हम। क्या करने वाले हैं भाई, जुगाड़। ये बहुत जरूरी है, जुगाड़ भी आने चाहिए। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। देखो अगर टी स्क्वायर की वैल्यू 2 रखोगे इस इक्वेशन में, तो आपकी वैल्यू एक्स एक्स जो है 2 है, तो एक्स की वैल्यू 2 के बराबर आना चाहिए। देखो रखो इसे, तो यहां पर ये 4 हो जाएगा -2, यानी कि 2 आ गया। समझ रहे हो, टी की पावर 4 जब रखेंगे तो ये तो 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4, क्योंकि टी स्क्वायर 2 है, तो टी स्क्वायर की पावर 2 होगा तो ये 4 हो जाएगा। तो ये मैंने 4 रखा, माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर 2 आ गया भाई। ये एक्स की वैल्यू 2 के बराबर हो गया। क्लियर है, जुगाड़ कर दिया भाई हमने। एक्स की यानी कि टी की वैल्यू हमारी ±√2 हम ले सकते हैं। ठीक है, और टी स्क्वायर की वैल्यू 3, अगर इसको चेक करोगे तो ये 2 के इक्वल नहीं आएगा, करके देख लो चाहे। ये हो जाएगा टी की पावर 4 यानी कि 9 माइनस टी स्क्वायर यानी कि 3, ये आ रहा है 6। तो ये एक्स के इक्वल कोई ना है भाई, एक्स के इक्वल ना है ये, तो ये वैल्यू हमारी करेक्ट नहीं होगी। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 3 हमें नहीं लेना है। तो क्लियर है, तो यानी कि टी की वैल्यू हम √2 ले सकते हैं। टी की वैल्यू हम √2 ले लेंगे। समझ गए भाई साहब, ये जुगाड़ किया है मैंने, कोई मैथ्स नहीं करी है यहाँ पर, ध्यान रखना। अब अब हमें क्या निकालना है भाई, एक्सीलरेशन निकालना है। किस इंस्टेंट पर, जब t इज इक्वल टू √2 होगा। जब t इज इक्वल टू √2 होगा तो हमें एक्सीलरेशन निकालना है, वो क्या होगा। क्योंकि जब t इज इक्वल टू √2 होगा तभी तो ये ऑब्जेक्ट ओरिजिन से यहां पर होगी 2 मीटर पर। क्लियर है, तो आ गया ना इंस्टेंट। तो अब हम इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकालेंगे। ये क्या होता है, a इज इक्वल टू dv/dt। भाई d/में v आपको दिया हुआ है 4t³ -2t। क्लियर है भाई, तो एक्सीलरेशन निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4×3=12। ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 2t, यानी कि 2 हो गया ये। क्लियर है, तो 12t² - 2। टी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, टी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, तो 12 × 2 - 2, दैट मीन्स 24 - 2। ये हो गया भाई हमारे पास 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है भाई, कितना आ गया, 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन 2 जो है हमारा करेक्ट है। विदाउट एनी मैथ्स करना है भाई, थोड़ा सा जुगाड़ सोचना है और क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका आंसर था ऑप्शन 2 जो है वो सही है, 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, ए पॉइंट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड v1 v2 एंड v3 denotes the average velocities in the 3 successive interval of time t1 t2 and t3. which of the following relation is correct? एक पॉइंट है जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, और उसको 3 सक्सेसिव इंटरवल में अगर ब्रेक कर दें तो जो फर्स्ट इंटरवल है उसमें एवरेज वेलोसिटी v1 है, सेकंड इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी v2, और थर्ड इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी v3। देखो भाई, इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये मान लो कोई पार्टिकल है, और ये पार्टिकल मूव कर रहा है कुछ इस तरह से, लगभग मान लो ये मूव कर रहा है। अब इस पाथ को या इस पूरे इंटरवल को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है भाई, एक तो ये पार्ट हो गया, दूसरा ये। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं, मान लो PQRS। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है भाई। तो इसको 3 इंटरवल में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट इंटरवल में टाइम है t1, और फर्स्ट इंटरवल में जो एवरेज वेलोसिटी है v1, ये एवरेज वेलोसिटी है, ध्यान रखना मेरे भाई। Q से R में टाइम इंटरवल है t2 और एवरेज वेलोसिटी है v2। R से S में टाइम इंटरवल है t3, एवरेज वेलोसिटी है v3। ध्यान रखना भाई, ये एवरेज वेलोसिटी पूरे पाथ पर है, पूरे पाथ पर एवरेज वेलोसिटी है। तो अब अगर आप ऑप्शन देखोगे तो क्या है, v1 - v2 अपॉन में v2 - v3। देखो चारों ऑप्शन में लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो सेम है, v1 - v2 अपॉन में v2 - v3, और राइट हैंड साइड की वैल्यू डिफरेंट है। तो बहुत सारे बच्चे इसको कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच उनकी क्या होगी, वो इस तरह से करेंगे भाई।
सबको पता है एक्सीलरेशन क्या है, इसमें कांस्टेंट है, सबको पता है एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो बच्चे किस तरह से अप्रोच करने वाले हैं, वो करेंगे v2 माइनस v1 चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, यही करेंगे बहुत सारे बच्चे। दैट इज इक्वल टू, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो v3 माइनस v2 अपॉन में t3 माइनस t2। बहुत सारे बच्चों की अप्रोच बिल्कुल यही रहने वाली है। तो अब इसको आगे करेंगे v2 माइनस v1 अपॉन में इस वैल्यू को इधर ले आएंगे v3 माइनस v2, दैट इज इक्वल टू, अब इसको ऊपर ले जाएंगे भाई t2 माइनस t1 अपॉन में t3 माइनस t2। अब यहाँ माइनस कॉमन ले लो आप, माइनस अगर कॉमन लोगे तो क्या होगा, ये रिवर्स हो जाएंगे, है ना। माइनस कॉमन लोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा v1 माइनस v2 अपॉन में v2 माइनस v3। माइनस कॉमन लिया दोनों से तो ये तो कैंसिल हो गया, माइनस कोई इशू ही नहीं है। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही लिख दो, चाहे t2 माइनस t1 अपॉन में t3 माइनस t2। अब बच्चे क्या करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे, ये ऑप्शन बच्चों को नहीं मिला यहाँ पर इस क्वेश्चन में, तो अब क्या करना है भाई, ये तो गलत हो गया, है ना। और अगर एग्जामिनर बहुत ज्यादा चालाक होगा तो वो क्या करेगा, ये ऑप्शन भी इधर फिट कर देता, अगर वो ये ऑप्शन भी इधर फिट कर देता और आप उसको टिक मार के आ जाते, आप सोचते अरे क्वेश्चन तो बढ़िया हो गया, मजा आ गया, आंसर आ गया, बट आपका आंसर गलत होता, क्यों गलत होता, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। मान लो भाई, सबसे पहले हम पी और क्यू पाथ की बात करते हैं, पी क्यू पाथ की बात करते हैं। मान लो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं मेरे भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखो पी पर भी कुछ वेलोसिटी है, मैं ये मान लेता हूं पी पर कुछ वेलोसिटी है, मान लो ये है। अब चूंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो ये कैसी बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनने वाली है। ये मान लो हमारा Q है, ये हमारा P है, ठीक है भाई। अब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट होगा, इसका मतलब थीटा जो होगा वो कांस्टेंट होगा, थीटा की वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसका मतलब स्लोप जो है वो कांस्टेंट होगा, स्लोप यानी कि टेन थीटा, ये भी हमारा कांस्टेंट होगा, ध्यान रखना मेरे भाई। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर एक्सीलरेशन क्या होता है, dv बाई dt, और ये dv बाई dt किसके बराबर होता है, स्लोप के। अब जब dv बाई dt स्लोप के बराबर हो गया, तो जब स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो भाई क्वेश्चन के हिसाब से मैच कर रही है सारी चीजें। अब बोल रहा है कि भाई एवरेज वेलोसिटी जो है ना, इस P से Q के बीच में एवरेज वेलोसिटी v1 है। मान लो इसके किसी पॉइंट पर यहां पर ये एवरेज वेलोसिटी v1 है। कॉन्सेप्ट में ये समझना था। अगर मैं इसको यहां पर एक रफ डायग्राम बनाऊं तो ये समझो कि भाई P से मान लो कोई पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव कर रहा था, ये वेलोसिटी से कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, ये आ गया। तो अगर मैं इस पूरे लाइन का एवरेज निकालूं तो कहीं बीच में आ जाएगा, वो कहीं बीच में आ जाएगा, यानी कि v1 ये हो जाएगा, ये पूरा v1 हो जाएगा। बीच में तो वेलोसिटी कुछ और है भाई, कभी मतलब बढ़ती जाएगी, इस तरह से मैं रफ आइडिया दे रहा हूं। तो v1 क्या होगा, एक एवरेज होगा। तो अगर P और Q इस डायग्राम में देखें तो P और Q पर जो वेलोसिटी होगी वो Vp होगी, Q पर जो वेलोसिटी होगी वो Vq होगी, ठीक है भाई, ये Vq हो जाएगी और ये Vp हो जाएगी। तो अब अगर इस केस में एक्सीलरेशन निकालना होगा तो वो क्या होगा, Vq माइनस Vp अपॉन में TQ माइनस TP। समझ गए भाई। तो Vq जो है वेलोसिटी है किसी पॉइंट पर, किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट Vq, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट P। और TQ माइनस TP अगर आप देखो, TQ माइनस TP यानी कि इस पूरे पाथ का जो टाइम इंटरवल है वो कितना है, वो T1 है। बहुत बढ़िया, ये समझ में आना चाहिए बस, VQ माइनस VP अपॉन में T1। क्लियर है मेरे भाई, ये है VQ माइनस VP अपॉन में T1, ये अगर समझ में आता है तो ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब ये तो एक्सीलरेशन की बात थी। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूंगा, अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूंगा, V एवरेज वेलोसिटी की बात करूंगा, तो सिर्फ दो पॉइंट दिए, मान लो P
और Q, सिर्फ 2 पॉइंट दिए, तो वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी एट P प्लस वेलोसिटी एट Q अपॉन में 2। अब चूंकि P और Q के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या है, V1, तो ये V1 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? ये हो गए भाई दो कॉन्सेप्ट, इन दो कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन होगा, ना कि इस तरह से होगा। ठीक है भाई, ये तरीका गलत है, ध्यान रखना। अगर एग्जामिनर ये ऑप्शन भी दे देगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब आपको ये जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया, एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो मेरे भाई अब आप ऑप्शन में देखोगे V1 माइनस V2, V2 माइनस V3। बेसिकली हम V1 कैलकुलेट करेंगे, V2 कैलकुलेट करेंगे और V3 कैलकुलेट करेंगे, और फिर इस तरह से हम निकालेंगे V1 माइनस V2 अपॉन में V2 माइनस V3, तब इस ऑप्शन को चेक करेंगे। क्लियर है? तो देखो भाई कैसे करना है, पहले हम PQ को ले लेते हैं, PQ को ले लेते हैं, चीकू को नहीं लेते, PQ को ले लेते हैं। तो वेलोसिटी एट P है ना, और वेलोसिटी एट Q हमें पता होनी चाहिए। मान लो वेलोसिटी एट P जो है वो हम U ले लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, और वेलोसिटी एट Q हम निकालते हैं। चूंकि एक्सीलरेशन क्या है इस केस में, कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन क्या है मेरे भाई, कांस्टेंट है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस AT वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या करने वाले हैं, फाइनल वेलोसिटी एट Q दैट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी U प्लस एक्सीलरेशन A और टाइम है t1। क्लियर है मेरे भाई? तो VQ आया आपका U प्लस AT1। अब एवरेज वेलोसिटी देखते हैं इस केस में, V एवरेज, और ये V एवरेज किसके इक्वल होगा, V1 के। अभी मैंने बताया ये किसके इक्वल होगा, V1 के, और वो किस तरह से निकालेंगे, वेलोसिटी एट Q प्लस वेलोसिटी एट P अपॉन में 2। तो वेलोसिटी एट Q क्या होने वाला है, U प्लस AT1 प्लस वेलोसिटी एट P क्या है हमारा, U डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है मेरे भाई? यहां से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2U प्लस AT1 अपॉन में 2। भाई थोड़ा सा लेंथी होगा, ध्यान रखना, 2U प्लस AT1 अपॉन में 2। तो हमारी V1 की वैल्यू आ जाती है ये हमारी V1 की वैल्यू आ जाती है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे V2 की वैल्यू की। जब V2 की वैल्यू की बात करेंगे तो हम Q और R के बीच में चीजें चेक करेंगे। तो हम बात करते हैं अब QR की, QR के बीच में बात करेंगे, QR जो पाथ है उसकी बात करेंगे। तो इस केस में वेलोसिटी एट R इज इक्वल टू वेलोसिटी एट Q प्लस AT2, यही होने वाला है भाई। VR इज इक्वल टू, VR हमारी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, बेसिकली यही फॉर्मूला लगाया मैंने, V इज इक्वल टू U प्लस AT वाला। तो वेलोसिटी एट Q, वो सॉरी वेलोसिटी एट R जो है फाइनल वेलोसिटी है QR के केस में, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, VQ प्लस AT2। क्लियर है? अब वेलोसिटी एट Q ये हमने निकाला ही है अभी, ये आया है देखो। तो हम क्या करने वाले हैं, VQ की वैल्यू रख देते हैं U प्लस AT1 प्लस AT2। ठीक है मेरे भाई, यहां से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं U प्लस A इंटू T1 प्लस T2। ठीक है भाई साहब, देखो हम इसको डायरेक्ट भी इस तरह से ही कर सकते थे भाई, इनिशियल वेलोसिटी ये हो जाती, और यहां से यहां तक पहुंचने में पूरा टाइम लगा T1 प्लस T2। क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसलिए हम इस इक्वेशन को ऐसे भी बना सकते थे, डायरेक्ट यहां भी लिख सकते थे। पर मेरा मकसद है यार बेसिक से करो, समझ में आएगा। एक बार बेसिक समझ में आ गए तो जंप आसानी से कर सकते हो। क्लियर है? तो हम इसको P और R पाथ को भी डायरेक्ट कंसीडर करके कर सकते थे। U हो जाता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस A जो है प्लस A इंटू T, तो उस केस में टाइम होता T1 प्लस T2। क्लियर है? अब हमें बात करनी है भाई एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी QR के केस में, वो है हमारा V2। V2 क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी, इस तरह से लिख लो भाई, VG एवरेज, ये V2 होगा QR के केस में। तो क्या होने वाला है, वेलोसिटी एट R प्लस वेलोसिटी एट Q अपॉन में 2। ठीक है मेरे भाई, तो वेलोसिटी एट R आपने निकाला ही है, ये आया है U प्लस A इंटू T1 प्लस T2, ये ब्रैकेट बंद करो, प्लस वेलोसिटी एट Q। मेरे भाई वेलोसिटी एट Q कितना आया था, वो ये था, है ना। तो ये आया हमारा U प्लस
AT1 डिवाइडेड बाई 2, कंप्लीट डिवाइड कर दो 2 से। ठीक है मेरे भाई, यहां से हम ये लिख सकते हैं भाई, इस u को और इस u को ऐड कर लो, तो ये हो गया 2u प्लस में, अब ये AT1 है और यहां से भी मल्टीप्लाई कर दो तो AT1, तो यानी कि 2AT1 हो रहा है मेरे भाई, 2AT1 प्लस AT2, इस तरह से लिख सकते हैं, और अपॉन में 2। क्लियर है भाई साहब, ये आ गया हमारा V2, ये क्या आया मेरे भाई, V2, ये आ गया हमारा V2। इसी तरह से अब हमें क्या निकालना है, V3। अब हम बात करेंगे V3 की। जब ये वैल्यूज निकल के आ जाएंगी, फिर हम जो ऑप्शंस दिया है जैसे V1 माइनस V2 अपॉन में V2 माइनस V3, इस तरह से करेंगे। तो हमारा V2 आ गया, अब हम V3 निकालते हैं। तो अब हम V3 निकालने वाले हैं। V3 क्या होगा मेरे भाई, V3 हमारा एवरेज वेलोसिटी होगा किस पॉइंट के बीच में, VS प्लस VR के बीच में, यही होने वाला है। क्लियर है, तो अब हम पहले VS निकाल लेते हैं मेरे भाई। VS क्या होगा, VS जो होगा वेलोसिटी होगा, VS इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी VR प्लस A इंटू T3, ये V इज इक्वल टू U प्लस AT वाला ही फॉर्मूला लगाया है। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से हम पहले क्या लिखेंगे, VR हमने देखो निकाला ही है, ये आया था VR ये आया था हमारा, कितना आया था, U प्लस AT1 प्लस AT2, ये VR आया था, प्लस AT3, ये आ गया हमारा VS। क्लियर है, ये VS आ गया। अब हम इस वैल्यू को उठा करके एवरेज वाले फॉर्मूले में रख देंगे, तो V3 हमारा क्या होने वाला है, ये हो गया हमारा VS U प्लस AT1 प्लस AT2 प्लस AT3 प्लस, है ना, और VR हमारा ये है, ये पूरा हमारा क्या है, VR है, U प्लस AT1 प्लस AT2 अपॉन में 2। क्लियर है मेरे भाई, यहां से हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। यार यहाँ देखो जगह कम है, बस समझने की कोशिश करो। ये U और U ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2U प्लस AT1 यानी कि 2AT1 AT2 प्लस 2AT2 प्लस AT3 अपॉन में 2। क्लियर है मेरे भाई, ये हमारा आया ये आया हमारा V3। तो आपके पास V1 आ गया, V2 आ गया और V3 आ गया। अब हमें क्या करना है, आप ऑप्शन देखो, V1 माइनस V2 अपॉन में V2 माइनस V3, यही है सब जो है, देखो चारों ऑप्शन में यही चीजें लिखी हुई हैं। तो हम सिंपली यही करने वाले हैं, V1 माइनस V2, अच्छा डायरेक्ट करते हैं यार, इसको ऐसा करते हैं, डायरेक्ट करेंगे, जगह कम है मेरे भाई, डायरेक्ट करना है हमें। तो हम क्या करने वाले हैं, V1 हमारा क्या था, ये आया था V1, है ना, ये आया था। तो V1 था हमारा U प्लस 2U प्लस AT1 अपॉन में 2 माइनस V2 कितना आया था मेरे भाई, वो ये आया था। तो इस तरह से लिख सकते हैं 2U प्लस 2AT1 प्लस AT2 अपॉन में 2 डिवाइडेड बाई, कंप्लीट डिवाइड कर दो V2 तो हमारा यही हो गया 2U प्लस 2AT1 प्लस AT2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस T3 कितना है भाई, T3 थोड़ा लंबा है, ये ज्यादा वैल्यू है इसकी, बहुत बड़ी है, 2U प्लस AT1 प्लस 2AT1 है, 2AT1 प्लस 2AT2 प्लस AT3 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है भाई साहब, अब आप ये 2 तो देखो कैंसिल होते चले जाएंगे भाई, ठीक है। अब जगह कम है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब आप यहाँ देखो भाई, ये जब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस से बेसिकली अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, अब सब जगह माइनस से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या होने वाला है, ये देखो कच्चम कच्चा होने वाला है सब। 2U प्लस AT1 कटेंगे भैया, कट्टम कट्टा होगा सबका, माइनस 2U माइनस 2AT1 माइनस AT2। क्लियर है भाई, मैंने माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया कंप्लीट। तो देखो 2U कट गया, और ये तो अच्छा, ये अभी चेक कर लेंगे इसका क्या आएगा,
ठीक है भाई। ऐसे ही नीचे देखो, अब ये आएगा 2u प्लस 2a t1 प्लस a t2। भाई ये वाली वैल्यू लिखी है मैंने पूरी की पूरी। फिर ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2u माइनस 2a t1 माइनस 2a t2 प्लस a t3। क्लियर है भाई। यहाँ से ये 2u कैंसिल हो रहा है, 2a t1 कैंसिल हो रहा है। क्लियर है मेरे भाई। यहाँ से देखो, अब ये 2a t1 माइनस का और ये a t1 प्लस का, तो यानी कि माइनस का a t1 बचा भाई, और माइनस का a t2 है ये हमारे पास, अपॉन में ये देखो a t2 और ये माइनस का 2a t2। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का a t2 मिलेगा हमें। क्लियर है मेरे भाई। और ये माइनस आएगा यार, ध्यान रखो मेरे भाई, ध्यान रखो। और ये माइनस का a t3। क्लियर है। इसको सॉल्व कर लो भाई, माइनस बाहर ले लोगे और माइनस से माइनस ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, a भी कॉमन ले लोगे तो क्या मिलने वाला है, t1 प्लस t2 अपॉन में t2 प्लस t3। तो भाई कौन सा ऑप्शन आ रहा है देख लो, चेक करो भाई। ऑप्शन टू हमारा जो है करेक्ट है। क्लियर है मेरे भाई। इस तरह से करना है यार ये सवाल। अगर आप इसको डायरेक्ट इस तरह से करने की कोशिश करोगे, जैसे मैंने यहां बताया था, ये तो यार गलत हो जाएगा यार तुम्हारा सवाल। ठीक है भाई। तो बच्चों की अप्रोच ऐसी होने वाली है इस क्वेश्चन को करने की, तो थोड़ा ध्यान से संभल के कदम बढ़ाना है और हमें मंजिल तक पहुंचना है। तो हमारा आंसर आया भाई, क्लियर है, हमारा आंसर आया 2 ऑप्शन हमारा सही है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, ए मोटर कार मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड comes to stop on the application of a brake after traveling a distance 10 मीटर। Its acceleration is। एक मोटर कार है जो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। ये मोटर कार है मान लेते हैं, ये मोटर कार जो है हमारी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, मतलब पीछे से चलती आ रही है, ध्यान रखना भाई। तो किसी इंस्टेंट पर ये चल रही है, मान लो यहाँ से हम देख रहे हैं ये किस वेलोसिटी से चल रही है, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है, स्पीड से चल रही है। नाउ दिस कार इज स्टॉप ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। एकदम ब्रेक लगाए जाते हैं और ये कार जो है स्टॉप कर जाती है, मान लो इस पॉइंट पर जो है रुक जाती है। तो इस केस में ये हमारी u हो जाएगी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, 0। जब ये कार रुकती है जब ब्रेक लगाने के बाद, तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया उस समय, 10 मीटर। क्लियर है। तो हमें क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है। बेसिकली नेगेटिव एक्सीलरेशन आएगा इस केस में, जिसे हम रिटार्डेशन बोलते हैं। तो कैसे करेंगे भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है आपको पता है। हम लगाएंगे तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाती है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 0 माइनस यू स्क्वायर, यू कितना है 20, दैट मीन्स 20 इंटू 20, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सीलरेशन हमें निकालना है, और एस हमारा जो है 10 मीटर है। ये 10 से 10 और 2 20 हो गया, तो ये 2 20 कैंसिल हो गया, तो ए हमें मिल गया -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है मेरे भाई। तो हमें एक्सीलरेशन मिला -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड दी डी एक्सीलरेशन, दिस इज कॉल्ड दी डी एक्सीलरेशन। और हम इसको क्या कह सकते हैं, रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई, रिटार्डेशन। इस क्वेश्चन में कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट इज फॉल्स। 4 स्टेटमेंट दिए हैं, चारों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है, ये बताना है। एक एक करके सारे स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहले फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ए बॉडी कैन हैव 0 वेलोसिटी एंड स्टिल बी एक्सीलरेटेड। एक बॉडी जिसकी वेलोसिटी 0 हो सकती है लेकिन एक्सीलरेशन रहेगा। एक बॉडी जिसके अंदर क्या है, वेलोसिटी 0 हो सकती है लेकिन एक्सीलरेशन 0 नहीं होगा, दैट मीन्स इसके अंदर एक्सीलरेशन रहेगा। तो ऐसा कौन सा केस है, मान लो ग्राउंड से हम कोई बॉल जो है ऊपर फेंकते हैं। जब इस बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद इस बॉल की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन इसके ऊपर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए इज इक्वल टू जी, जो जी है वो काम करेगा। दैट मीन्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो एप्लीकेबल है, मतलब रहेगा, अवेलेबल रहेगा।
लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 जो है करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 3 की बात करते हैं, 2 बाद में देखेंगे। ए बॉडी कैन हैव ए कांस्टेंट स्पीड एंड स्टिल हैव ए वेरिंग वेलोसिटी। एक बॉडी जिसकी स्पीड कांस्टेंट है और वेलोसिटी वेरी करेगी, बिल्कुल कर सकती है भाई। मान लो सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। सर्कुलर मोशन में ऐसा होता है, सर्कुलर मोशन के अंदर मान लो यहां पर कोई पत्थर बंधा हुआ है इस रस्सी से, ये रस्सी है और सेंटर में आप खड़े हो और आप इस रस्सी को क्या है, घुमा रहे हो। जब आप इस रस्सी को घुमा रहे हो, इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी क्या है इसकी, वेरी करेगी। इसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, और वेलोसिटी क्या होगी, वेरी करेगी। वेलोसिटी क्या करेगी, वेरी करेगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हर पॉइंट पर मान लो ये पत्थर है, इसकी वेलोसिटी यहां पर अब ये होगी। इस पॉइंट पर देखेंगे तो वेलोसिटी ये होगी, इस पॉइंट पर देखेंगे तो वेलोसिटी ये होगी। तो हर पॉइंट पर जो है डायरेक्शन चेंज हो रही है। हर पॉइंट पर डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसका मतलब वेलोसिटी वेरी कर रही है, लेकिन स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। इसमें कोई डायरेक्शन की बात होती नहीं है ना। स्पीड में नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन की बात ही नहीं होती है। तो इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। स्टेटमेंट 4 की बात करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी कैन चेंज व्हेन इट्स एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी कैन चेंज व्हेन इट्स एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। बिल्कुल सही है। इस वाले ही डायग्राम में देखो, देखो भाई, पहले हमने मान लो इस बॉल को ग्राउंड से फेंका था, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन थी v। अब मैक्सिमम पॉइंट पर जाकर के इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। शुरुआत में ये वेलोसिटी की डायरेक्शन थी, अब मैक्सिमम पॉइंट पर जाकर के वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब ये ड्यू टू ग्रेविटी ये बॉल नीचे आएगी, नीचे आएगी तो अब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी, ये वेलोसिटी हो जाएगी बेसिकली। ठीक है भाई। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस बॉल पर हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा। जी जो है हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा। दैट मीन्स एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है चेंज हो गई। देखो पहले अपवर्ड थी वेलोसिटी की डायरेक्शन, फिर इसके बाद क्या हो गई, ये डाउनवर्ड हो गई। लेकिन जी की जो डायरेक्शन होगी हमेशा डाउनवर्ड रहेगी। इस केस में मान लो यहां पत्थर है, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, लेकिन जी की डायरेक्शन हमेशा ये ही रहेगी। क्लियर है मेरे भाई? सॉरी, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी और ये जी। तो जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड रहेगा, और वेलोसिटी अपवर्ड होगी जब अपवर्ड मोशन होगा, और डाउनवर्ड होगी जब डाउनवर्ड मोशन होगा। तो स्टेटमेंट 4 भी हमारा सही है। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही है, फॉल्स नहीं है स्टेटमेंट। सेकंड की बात करते हैं मेरे भाई, सेकंड की बात करते हैं। ए बॉडी कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी एंड स्टिल हैव ए वेरिंग स्पीड। देखो भाई, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू, एक तरीके से हम लिख सकते हैं भाई, स्पीड के साथ अगर हम डायरेक्शन ऐड कर देते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलती है। स्पीड के साथ हम डायरेक्शन ऐड कर देते हैं तो वेलोसिटी मिलती है। बेसिकली स्पीड में अगर डायरेक्शन बताएंगे तो वो वेलोसिटी बन जाती है। तो स्टेटमेंट में बोल रहा है ए बॉडी कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, एंड स्टिल हैव वेरिंग स्पीड, स्पीड वेरी करेगी। ऐसा नहीं हो सकता यार। देखो वेलोसिटी जो है बेसिकली स्पीड प्लस डायरेक्शन की बात करता है, यानी कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, अगर मान लो v ये मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन की बात करेंगे तो मान लो n कैप, तो ये डायरेक्शन बता रहा है, ये मैग्नीट्यूड बता रहा है, और यही मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्पीड होता है। ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा कि भाई अगर ये जो मैग्नीट्यूड है ये स्पीड है, अगर ये स्पीड वेरी कर रही है, अगर ये स्पीड वेरी कर रही है, स्पीड वेरी करेगी, तो यार ये बताओ ना, ये वेलोसिटी भी तो वेरी कर जाएगी। अगर स्पीड वेरी करेगी तो वेलोसिटी भी तो वेरी कर जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, स्पीड प्लस डायरेक्शन, और बेसिकली स्पीड क्या है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वही स्पीड होगा, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वही स्पीड होगा। अगर स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा तो आपकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो जो सेकंड स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट है ये गलत है। क्लियर है? सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। ए बॉडी कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, वेरी करेगी अगर स्पीड भी वेरी कर रही है।
अगर स्पीड वेरी कर रही है तो वेलोसिटी वेरी करेगी, ध्यान रखना। क्लियर है? तो स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है ए कार मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड कैन बी स्टॉप्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स F in a distance of 20 meter. If the velocity of car is 30 meter per second, it can be stopped by this force in, मतलब कितने डिस्टेंस में ये कार जो है रुक जाएगी अगर इसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड होगी और जो फोर्स होगा वो सेम होगा, सेम फोर्स लगेगा। तो ये मानते हैं कि भाई मान लो ये कार है, ये कार जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। कितनी वेलोसिटी है? 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। इस कार के ऊपर कांस्टेंट फोर्स लगाया जाता है, मतलब सपोज इस तरीके से लगा दिया, या आप इस तरह से समझ सकते हो फोर्स का मतलब ब्रेक लगा दिया। भाई इसके ऊपर ब्रेक लगाया और ये कार आगे जाकर के क्या है, रुक जाएगी, मतलब सपोज इस पॉइंट पर जाकर के रुक जाती है। जब ये कार इस पॉइंट पर जाकर के रुकती है तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया उस समय? क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 मीटर। क्लियर है? देखो ये दिया है ना, बाय द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स F इन ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। कार जो है स्टॉप हो जाएगी जब हम इसके ऊपर फोर्स लगा देंगे। कितनी दूरी पर जाकर के स्टॉप हो जाएगी? 20 मीटर। 20 मीटर पर स्टॉप हो जाएगी। तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 10, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। अब सेकंड केस में यही कार 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है और ये कितने डिस्टेंस पर जाकर के रुकेगी, ये एक्स हमें कैलकुलेट करना है। जब रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। क्लियर है? अब आपको पता है फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। जब फोर्स सेम है, मास सेम है, तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा? सेम। क्लियर है ना मेरे भाई? अगर फोर्स सेम है, मास सेम है, तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा? सेम होगा। तो अब यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे हम, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्लियर है? तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यू माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। भाई ये इक्वेशन यूज करेंगे फर्स्ट केस के लिए, माइनस 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू 20। क्लियर है? सेकंड केस के लिए करेंगे, डिवाइड कर देंगे बेसिकली। सेकंड केस के लिए कितना है? माइनस 30 इंटू 30 इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एक्स। यही तो हमें कैलकुलेट करना है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, इधर ये 2 0 कैंसिल हो जाती हैं भाई। तो x कितना आ गया भाई? ये 3 तिया 9 और ये ऊपर जाएगा 20 इंटू 9, ये हमें मिल गया 180 मीटर। इसका मतलब अगर कार 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है या वेलोसिटी से चल रही है और इसके ऊपर हमने कांस्टेंट फोर्स लगा दिया, तो ये कितनी डिस्टेंस पर जाकर के रुकेगी? 180 मीटर की डिस्टेंस पर जाकर रुकेगी। तो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस एट सर्टेन टाइम्स इज गिवन बिलो। एक पार्टिकल की जो है पोजीशन दी हुई है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमें क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द मोशन करेक्टली। भाई 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शंस में से ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इसके मोशन को, ये जो मोशन दिया हुआ है इस मोशन को अच्छे से डिस्क्राइब करता है। तो इसको समझने के लिए मैंने क्या किया, एक ग्राफ बनाया है। देखो भाई विदाउट ग्राफ भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट ग्राफ जो है ना एक ब्रॉडर आइडिया देता है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करता है। तो इसीलिए हम ग्राफ की हेल्प से समझेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि विदाउट ग्राफ भी हम इसको कैसे कर सकते थे। तो देखो भाई फर्स्ट पॉइंट है हमारे, x की वैल्यू क्या है हमारी? -2 और टाइम की वैल्यू है 0। हमने ये प्लॉट कर लिए भाई यहाँ पर, ये पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो हमारा टाइम है 1 सेकेंड और डिस्टेंस है, यानी कि x जो पोजीशन है वो है 0 मीटर। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। ये फर्स्ट था हमारा, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट की बात करें तो टाइम है 2 सेकेंड और पोजीशन है 6 मीटर, ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो टाइम है हमारा 3 सेकेंड और पोजीशन है 16 मीटर। तो यहां आप देख सकते हो कि ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। क्लियर है मेरे भाई? अब यहां से आप देख सकते हो भाई मैंने क्या किया, 1 2 पॉइंट को मिला दिया, 2 3 को मिला दिया, 3
4 को मिला दिया। अब आप यहां से देखो 1 2 के केस में जो स्लोप आ रहा है वो θ1 है, ये ग्रीन लाइन से आप देखो, है ना। तो ये कितना एंगल आ रहा है भाई, θ1। 2 3 की बात करें तो एंगल कितना आ रहा है, θ2। 3 4 की बात करें तो एंगल कितना आ रहा है, θ3। तो आप यहां पर देख सकते हो कि जो थीटा की वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है। 1 2 के केस में θ1, 2 3 के केस में θ2 वो ज्यादा है, 3 4 के केस में θ3 वो और भी ज्यादा है। तो इसका मतलब आप देख रहे हो कि थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। अब ये जो थीटा है इसका क्या यूज होने वाला है भाई, एक्सटी ग्राफ में अगर वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, dx अपॉन में dt, इस तरह से तो लिखते हैं, और ये किसके बराबर होती है, स्लोप के। तो ये जो एंगल निकाल रहे हैं ना, जो हम थीटा बता रहे हैं, ये थीटा बेसिकली स्लोप बताएगा। अगर हम θ1 को मतलब स्लोप की बात करें तो tan θ1, tan θ2, tan θ3। तो जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो हमारा स्लोप भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। हमारा स्लोप भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और मैंने अभी बताया कि जो वेलोसिटी है वो स्लोप के बराबर होती है। बेसिकली जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी देता है हमें। तो इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है मेरे भाई। अब एक बार देखो ऑप्शन पढ़ते हैं भाई। पहले फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। मोशन जो है यूनिफॉर्म होगा और एक्सीलरेटेड होगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, बट इस केस में वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो फर्स्ट ऑप्शन कतई नहीं होने वाला। ठीक है भाई। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, यूनिफॉर्म एंड डी एक्सीलरेटेड। भाई मैंने अभी बताया यूनिफॉर्म के केस में वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो इस केस में वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है मेरे भाई। तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। थर्ड की बात करें तो उसको देखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एंड एक्सीलरेटेड। नॉन यूनिफॉर्म एंड एक्सीलरेटेड, इसको समझ लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म तो है भाई, क्योंकि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी तो इंक्रीज करती जा रही है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो यूनिफॉर्म बन जाता, बट यहाँ पर वेलोसिटी जो है वेरी कर रही है। यहाँ पर वेलोसिटी क्या कर रही है, वेरी कर रही है। तो ये कैसा केस है भाई, नॉन यूनिफॉर्म का। तो थर्ड का ये पॉइंट तो मैच कर जाता है। अब बात करते हैं, क्या ये एक्सीलरेटेड मोशन है, क्या ये एक्सीलरेटेड मोशन है। देखो भाई इसको भी चेक कर लेते हैं। एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब है एक्सीलरेशन कांस्टेंट। ठीक है भाई, एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब है एक्सीलरेशन कांस्टेंट। इसको समझ लेते हैं। यहां देखो भाई v1 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये जो 1 2 के बीच में हम निकाल रहे हैं, तो फाइनल पोजीशन है 0। ठीक है भाई, यहां पर 0 है, और इनिशियल पोजीशन है -2। तो अच्छा ये माइनस और ये -2, क्लियर है मेरे भाई। तो 0 माइनस माइनस प्लस, तो ये +2 हो जाएगा। क्लियर है। अपॉन में टाइम, ये 1 सेकेंड है, तो ये हमें मिल गया 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है भाई साहब, ये वेलोसिटी है। अगर मैं v2 की बात करूं, दैट मीन्स 2 से 3 के बीच की बात करूं, तो अगर हम इसके बीच में वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या होगी, इसकी फाइनल पोजीशन है 6 और इनिशियल पोजीशन है 0। तो 6 माइनस 0 कितना टाइम लगा भाई इसको, 1 सेकेंड। तो हमें मिल गया 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, ये v2 आ गया। अगर मैं v3 की बात करता हूं, v3 क्या आ रहा है भाई मेरा, 10 आ रहा है। v3 क्या आ रहा है, 10 आएगा, क्योंकि देखो भाई v3 के केस में, इस केस, क्योंकि ये देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, इस पूरे केस में वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। 3 से 4 में वेलोसिटी कांस्टेंट, 2 से 3 में वेलोसिटी कांस्टेंट, वो v2 है। 1 से 2 में जो वेलोसिटी है वो v1 है, कांस्टेंट है। तो 3 से 4 की बात कर रहे हैं हम, तो 3 से 4 की बात करें तो यहाँ पर पोजीशन है 16 मीटर और यहाँ पर पोजीशन है 6 मीटर। तो 16 माइनस 6 अपॉन में टाइम कितना लगता है, 1 सेकेंड। तो ये आ गया 10। ठीक है भाई, ये 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखो हर एक सेकंड में जो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है वो कितनी इंक्रीज कर रही है, 4 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही 6 से 10, हर एक सेकंड में जो वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड इंक्रीज कर रही है। और एक्सीलरेशन क्या होता है मेरे भाई, एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन यही तो होता है, चेंज इन वेलोसिटी, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर मैं इन दो की बात करता हूं, किसकी भाई, इसकी बात कर लो और इसकी बात कर लो, यार कितना आ रहा है इसका, तो 6 माइनस 2 अपॉन में 1, दैट मीन्स 4 आ रहा है ना इसका एक्सीलरेशन। और सिमिलरली 6 to 16 में भी जब वेलोसिटी 6 है
और जब वेलोसिटी 10 हो गई, सॉरी वेलोसिटी 10 हो गई, तो इस केस में भी एक्सीलरेशन हमारा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ध्यान रखना। तो यही एक्सीलरेशन आएगा। इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या है मेरे भाई? एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब ये एक्सीलरेटेड मोशन भी हो गया। तो इसका मतलब ये कैसा हो गया? नॉन यूनिफॉर्म एंड एक्सीलरेटेड मोशन। क्लियर है? तो इसका जो ऑप्शन हुआ वो थर्ड ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, एक कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a on a straight road from time t is equal to 0 to t is equal to capital T. After that, constant deceleration brings it to rest. In this process, the average speed of the car is. मान लेते हैं भाई ये कार है हमारी, ये हमारी कार है। ये कार जो है कहां से स्टार्ट होती है? रेस्ट से स्टार्ट होती है। दैट मीन्स t इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है। यहां से कार स्टार्ट होती है और ये चलती है इस तरह से। ठीक है भाई। तो जब t बराबर 0 से स्टार्ट होती है और यहां पर t बराबर कैपिटल T ले लेते हैं, यहां तक ये कार जो है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव करती है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव करती है। इस पॉइंट को A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। क्लियर है? तो t बराबर 0 से t बराबर कैपिटल T के बीच में कार का एक्सीलरेशन है A, दैट इज कांस्टेंट एक्सीलरेशन। क्लियर है? मान लेते हैं A से B के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी इस कार ने, ये S1 करी। B से C के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी ये S2 करी। अब बात करते हैं S2 के लिए ही बात करेंगे हम। जब कार यहां आ गई, T बराबर कैपिटल T पर कार आ गई थी यहां पर, तो कार का जो ड्राइवर है वो ब्रेक मार देता है। ब्रेक मारता है तो डी एक्सीलरेशन होना शुरू हो जाता है। देखो क्वेश्चन में लिखा नहीं है ब्रेक मार रहा है, लेकिन बोल रहा है ना डी एक्सीलरेशन होता है। इसका मतलब ड्राइवर ने ब्रेक ही मारा होगा, तभी तो कार आगे जाकर के रुक जाएगी। तो इस केस में कार का ड्राइवर जब ब्रेक मारता है तो ये कार जो है यहां पर जाकर के रुक जाती है, यहां इसकी वेलोसिटी हो जाती है 0। क्लियर है मेरे भाई? अब हमें क्या करना है? एवरेज स्पीड निकालनी है। आप बहुत समझदार हो। एवरेज स्पीड क्या होती है? आप फॉर्मूला पता है आपको, आप बता दो क्या होता है। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ये भाई आपको पता है ये सारी चीजें। तो टोटल डिस्टेंस कितना है मेरे भाई? S1 प्लस S2, ये टोटल डिस्टेंस है। टोटल टाइम भाई A से B तक जाने में इसको कितना टाइम लगा? कैपिटल T। ठीक है। B से C तक जाने में इसको ऐसा ले लेते हैं भाई, ये टाइम लगा इसको T1, तो हमने ले लिया भाई T1। तो टोटल टाइम कितना आ गया? कैपिटल T प्लस T1, ये हमारा टोटल टाइम आ गया। और टोटल डिस्टेंस है हमारी S1 प्लस S2। अब क्या करेंगे हम? S1 S2 की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इसको समझ लेते हैं। पहले हम फर्स्ट पाथ कंसीडर करेंगे, दैट मीन्स AB को कंसीडर करेंगे। AB को कंसीडर करेंगे तो हम क्या करेंगे? S1 निकालेंगे। S1 इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। U 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल है वेलोसिटी तो रेस्ट से चल रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी। तो S1 आ गया मेरे भाई हाफ AT स्क्वायर। दिस इज S1। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम S2 निकालने वाले हैं। तो सेकंड मोशन को लेंगे, दैट मीन्स BC को लेंगे। BC को लेंगे तो अब हम S2 निकालेंगे। किस इक्वेशन से निकालेंगे? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस A1 इंटू S2। क्या किया भाई? देखो माइनस A1 यानी कि डी एक्सीलरेशन हो रहा है, ये तो डिफरेंट है ना वैल्यू, इसलिए A1 ले लिया। इस केस में जो डिस्टेंस हुई वो S2 हो गई। अब चूंकि इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है तो V स्क्वायर हमारा 0 हो जाएगा। तो ये इस तरह से लिख सकते हैं माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस A1 इंटू S2। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। क्लियर है? तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? B से C के बीच में यहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इसको समझते हैं। देखो AB वाले केस में अगर मैं इस तरह से लिखता V इज इक्वल टू U प्लस AT, तो U तो 0 हो जाता मेरे भाई, तो हमें फाइनल वेलोसिटी कितनी मिलती? AT। और यही फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या बनेगी? इस पाथ के लिए U बनेगी। दैट मीन्स A से B के बीच में यहां पर जो फाइनल वेलोसिटी होगी AT, यही BC के लिए हमारी क्या बनेगी? इनिशियल वेलोसिटी।
क्लियर है? तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a1s2। क्लियर है मेरे भाई? तो यहां से इसको ऐसे लिख लो भाई, s2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में 2a1। ये हमारे पास आ गया s2। क्लियर है? अब देखो हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। s1 हमारा कितना है, हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है? s2 कितना आया मेरे भाई, ये आया है हाफ ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में a1, ये है ना, स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में a1 डिवाइडेड बाई टी प्लस t1। क्लियर है? यहां तक तो ओके है। अब यहां से आप एक काम कर सकते हैं, यहां से क्या काम कर सकते हैं मेरे भाई, यहां से हम ये कर सकते हैं, जो at है इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है। कौन सी इनिशियल वेलोसिटी, बीसी पाथ के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है ना? तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, मैं बीसी की ही बात करता हूं, मैं बीसी पाथ की बात करता हूं, तो अगर मैं ये इक्वेशन लिखूं, v इज इक्वल टू यू प्लस a1t1, तो यहां से फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो जाती है मेरे भाई। तो ये क्या हो गया, u इधर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, ये माइनस ले लो, माइनस a1 क्योंकि डी एक्सेलरेशन है, ये माइनस इधर जाता, ये हो गया, और ये माइनस a1t1। क्लियर है? ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, और ये जो u आया ये इनिशियल वेलोसिटी है bc के लिए, ये इनिशियल वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, at के। तो ये हम इस तरह से लिख सकते हैं, at इज इक्वल टू a1t1। क्लियर है मेरे भाई? यहां से हम a1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये क्या आएगी, at अपॉन में t1। ठीक है मेरे भाई, यहां से a1 की वैल्यू निकाल ली। ये a1 की वैल्यू, इस a1 की वैल्यू को हम यहां रख देते हैं। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस तरह से लिख लेंगे, हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में a1 की जगह ये वैल्यू रखेंगे at अपॉन में t1। क्लियर है? और इसके कंप्लीट में जो अपॉन में है t प्लस t1। क्लियर है? तो यहां से एक a से एक उड़ गया a, एक t से t उड़ गया, और ये वाला जो t है ये ऊपर पहुंचा देंगे। क्लियर है भाई साहब? यहां से इस तरह से लिख सकते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी इंटू t1। क्लियर है? अपॉन में ये हो गया t प्लस t1। ठीक है भाई, यहां से आप देखो, हाफ ए टी कॉमन ले लो, हाफ ए टी कॉमन ले लो, और ऊपर बचा भाई t प्लस t1, t प्लस t1 ये कॉमन आ गया था, और ये नीचे वाला बचा t प्लस t1, t प्लस t1। अब ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आंसर मिलेगा हमें, हाफ ए टी। हाफ ए टी हमारा आंसर होगा, तो ऑप्शन 3 जो है हमारा सही है। इस क्वेश्चन में कह रहा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय दिस देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी। देखो भाई यहां पर ध्यान दो, आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। ये तब होगा जब मेरे भाई, जब ये वेलोसिटी फंक्शन होगा टाइम का, लेकिन यहां पर जो वेलोसिटी है वो किसका फंक्शन है, x का। तो इस केस में आपको क्या करना है, इस तरह से करना है, dv बाई dt, अगर मैं इसमें ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या होगा, ये dx बाई dt क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा v इंटू डी बाई डी एक्स। क्लियर है? इस तरह से करना है। तो अब आपको एक्सेलरेशन क्या लिखना है मेरे भाई, a इज इक्वल टू वी, दैट मीन्स 180 माइनस 16 एक्स की पावर 1/2। ये हो गया v। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, d बाई डी एक्स इंटू 180 माइनस 16 एक्स की पावर 1/2। इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे मेरे भाई, ये ऐसे ही लिख दो, 180 माइनस 16 एक्स की पावर 1/2। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x की पावर n का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है मेरे भाई, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1/2, तो 1/2 आ गया भाई साहब, इंटू x की पावर 1 n माइनस 1, 180 माइनस 16x, ये बेसिकली क्या है
x है पूरा, मैंने x मान लिया, चेन रूल लगाएंगे बेसिकली यहाँ पर 1/2 माइनस 1 इंटू, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 180 का तो डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, -16x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन -16। क्लियर है भाई साहब? अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं 180 माइनस 16x की पावर 1/2 इंटू 1/2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 माइनस 1, तो ये माइनस की पावर 1/2, इस तरह से लिख लेते हैं 180 माइनस 16x की पावर -1/2 इंटू -16। भाई ये देखो ये कैंसिल हो रहा है, ये पावर प्लस है, ये पावर माइनस है, और 2 8 जा 16। क्लियर है मेरे भाई? हमें एक्सेलरेशन मिला -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ऑप्शन 3 जो है सही है। इस क्वेश्चन में कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम t, और डिस्प्लेसमेंट आपको दी हुई है, बेसिकली ये इक्वेशन दी है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है, वेयर a b अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव है और कांस्टेंट वैल्यू है इनकी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी, तो आपको x दिया हुआ है, x जो है ये दिया है a e की पावर माइनस अल्फा इंटू टी प्लस b इंटू ई की पावर बीटा इंटू टी। तो इसमें पूछा है भाई वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल वेरी, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी होती है dx अपॉन dt, क्यों? क्योंकि यहाँ पर x टाइम का फंक्शन है, इसीलिए ये फॉर्मूला लगाया है d अपॉन dt, और x को इस तरह से लिख लो भाई a e की पावर माइनस अल्फा इंटू टी प्लस b इंटू ई की पावर बीटा इंटू टी। क्लियर है? अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो a इंटू ई की पावर माइनस अल्फा इंटू टी, ई की पावर x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है सेम होता है, ई की पावर x ही होगा, तो ई की पावर माइनस अल्फा टी का जो डिफ्रेंशिएशन होगा ई की पावर माइनस अल्फा टी ही होगा। इसके बाद अल्फा टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, चेन रूल लगाएंगे, तो ये मिलेगा हमें माइनस अल्फा प्लस बी ई की पावर बीटा टी, इसके बाद बीटा टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा बीटा। क्लियर है? तो यहां से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं माइनस ए अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी इंटू बीटा ई की पावर बीटा टी। क्लियर है मेरे भाई? यहां से हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं माइनस ए अल्फा अपॉन में ई की पावर अल्फा टी प्लस बी इंटू बीटा ई की पावर बीटा टी। ये भाई आ गई वेलोसिटी, ये आ गई हमारी वेलोसिटी। अब स्टेटमेंट पढ़ेंगे और बात करेंगे आंसर की। पहला स्टेटमेंट यानी कि पहला ऑप्शन बोल रहा है वेलोसिटी गो ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में जो है वेलोसिटी डिक्रीज होगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। देख लेते हैं, देखो भाई इस इक्वेशन में अगर टी बढ़ाएंगे, कलर दूसरा ले लेते हैं मेरे भाई, कंफ्यूजन हो जाएगी। इस इक्वेशन में अगर हम टी को इंक्रीज करेंगे तो भाई ये वैल्यू बढ़ जाएगी। क्लियर है? और इस इक्वेशन में अगर टी को इंक्रीज करेंगे, इस इक्वेशन में सिर्फ टी को इंक्रीज करेंगे तो हमारी ये वाली जो टर्म है, ये जो टर्म है ये बढ़ेगी, लेकिन ये वाली जो टर्म है बढ़ेगी, तो अगर इसके अंदर देखा जाए ये जो कंप्लीट टर्म होगी ये डिक्रीज कर जाएगी। ये क्या कर जाएगी? डिक्रीज, क्योंकि भाई डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी तो डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती रहेगी, तो टोटल जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। चूंकि ये नेगेटिव में है मेरे भाई, ये नेगेटिव में है, जब ये नेगेटिव में इसको ओवरऑल देखेंगे तो अब ये वैल्यू बढ़ जाएगी। क्लियर है? ये वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? देखो यार इस तरह से समझो, -1/2 -1/4 -1/6, कौन सी वैल्यू बढ़ी है क्या आप बता सकते हो? भाई ये होगा -0.5, ये होगा -0.25, इसको लेंगे तो 0.16 कुछ करके आएगा ये वैल्यू। तो अब बताओ, देखो ये वैल्यू बढ़ी है ना, है ना? देखो ई की पावर अल्फा टी ये वैल्यू बढ़ रही थी, ये पूरी की पूरी वैल्यू जब बढ़ रही थी, देखो ये 2 बढ़ा, फिर ये 4 बढ़ गया, फिर ये 6 हो गया, है ना? ये वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन ओवरऑल वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही थी। ओवरऑल वैल्यू क्या हो रही थी? कम हो रही थी। लेकिन मेरे भाई ये नेगेटिव की वजह से
ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि नेगेटिव की जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी हो जाती है, समझ रहे हो, तो नेगेटिव की वजह से वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में माइनस ए अल्फा अपॉन में ई की पावर अल्फा टी प्लस बी इंटू बीटा ई की पावर बीटा टी, ये टर्म तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा टाइम के अकॉर्डिंग, सिमिलरली ये टर्म भी बढ़ेगी, तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, डिक्रीज नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरा, विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा पे इंडिपेंडेंट होगी वेलोसिटी। मेरे भाई ये कैसे हो सकता है भाई, अल्फा यहाँ इक्वेशन में है, यहाँ बीटा है, तो इंडिपेंडेंट तो नहीं होगी, डिपेंड करेगी मेरे भाई। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है, ऑप्शन 2 गलत है। ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अगर अल्फा को बीटा के इक्वल रख दोगे क्या वेलोसिटी जीरो आएगी, नहीं आएगी, करके देख लो, अल्फा को बीटा के इक्वल रख दो तो वेलोसिटी जीरो नहीं आएगी, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। फोर्थ, वेलोसिटी गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, यही तो मैंने बताया मेरे भाई, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी। क्लियर है, तो ऑप्शन 4 हमारा सही है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सीलरेट्स एट द रेट f थ्रू अ डिस्टेंस s, then continues at constant speed for time t, and then deaccelerates at the rate f by 2 to come to rest. If the total distance traversed is 15s, then यानी कि आपको डिस्टेंस, एक्सीलरेशन और टाइम के बीच में एक रिलेशन मिलेगा, इन चारों ऑप्शन में से ये बताना है कौन सा रिलेशन होगा सही। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है, ऐसा मान लेते हैं भाई, ये मान लो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारा, ये क्या है मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। बेसिकली एक कार है जो एक्सीलरेट करती है रेस्ट से, ये एक्सीलरेट कर गई भाई, और ऐसा करते हैं यहाँ से t बराबर 0 से स्टार्ट होती है और इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, तो यहाँ पहुंच गई, यहाँ इसकी फाइनल वेलोसिटी होती है। इस केस में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी s, और किस एक्सीलरेशन से ट्रेवल करी f। क्लियर है ना। अब यहां से जो है ये कार जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है फॉर द टाइम पीरियड t टाइम के लिए ये कार जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है। इसके बाद ये कार जो है डी एक्सीलरेट करती है, ये डी एक्सीलरेट कर गई भाई, मान लो f/2 से डी एक्सीलरेट करती है। क्लियर है, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, रेस्ट में आ जाती है ये कार। क्लियर है, तो इस ग्राफ में देखो इसमें 3 सेक्शन बन रहे हैं, ये फर्स्ट सेक्शन हो गया यानी कि फर्स्ट मोशन हो गया, ये सेकंड मोशन हो गया और ये थर्ड मोशन हो गया। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम इन तीनों मोशन को एनालाइज करेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है इफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इज 15s, दैट मींस फर्स्ट मोशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है मान लो s1 प्लस सेकंड मोशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है s2 और थर्ड मोशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है s3, ये किसके इक्वल है 15s के। क्लियर है, अब हम फर्स्ट की बात करेंगे, पहले हम फर्स्ट को पकड़ेंगे भाई, फर्स्ट को पकड़ते हैं पहले, फर्स्ट वाले केस को पकड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, s इज इक्वल टू ut1 ले लेते हैं, क्योंकि ये t दिया हुआ है। इस केस में मान लो कितना टाइम लगता है t1, ut1 प्लस हाफ ft1 स्क्वायर। क्लियर है, एक्सीलरेशन f लगा इसमें, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है इस केस में, तो और डिस्टेंस कितनी है s1, तो s1 इज इक्वल टू हाफ ft1 स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस s1 है ये किसके इक्वल है, s के, क्वेश्चन में दिया है देखो, ये दिया, ये जो डिस्टेंस s1 है किसके इक्वल है, s के। क्लियर है यहां तक। अब हम क्या करते हैं, यहां पर फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। ऐसा करते हैं, इसको इस तरह से लिख लो a b c d, तो हम b पॉइंट पर जो है वेलोसिटी निकालेंगे। a और b के केस में, a और b के केस में या 1 वाले मोशन में फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे भाई, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन f इंटू t1। ये u जो है 0 हो जाएगा क्योंकि रेस्ट में है,
स्टार्ट कर रही है ये कार, तो v इज इक्वल टू क्या मिला हमें, ft1। क्लियर है मेरे भाई। अब यहां ध्यान दो, जब कार B पर थी तो B से C तक वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो जब हमने B पर वेलोसिटी निकाल ली, B पर जो वेलोसिटी आई वो आई है ft1, तो B से C तक भी यही वेलोसिटी रहने वाली है ft1 ft1 ft1। क्लियर है, तो सेम वेलोसिटी रहने वाली है। तो अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा सेकंड केस में, तो ये हो गई मान लो s2, क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितनी है, f इंटू t1, और इस केस में टाइम दिया हुआ आपको t, इस केस में कितना टाइम दिया है, t। तो ये हो गया f t1 इंटू t। क्लियर है, ये हो गया s2। अब बात करते हैं थर्ड मोशन की। ये जो थर्ड मोशन है, इस केस में भी हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ये देखो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है इस केस में, तो माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जो यू स्क्वायर यानी कि यहां पर जो वेलोसिटी होगी, सी पर जो वेलोसिटी होगी, और सी पर क्या वेलोसिटी है, एफ टी वन। तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं, एफ स्क्वायर टी वन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सीलरेशन क्या है इस केस में भाई, डी एक्सीलरेशन है, माइनस एफ बाई 2, और जो डिस्टेंस होगी इस केस में ऐसा लिख लेते हैं s3। क्लियर है मेरे भाई। तो यहां से ये नेगेटिव कैंसिल होता है और ये 2 से 2 कैंसिल होता है, तो यहां से हमें मिला s3 इज इक्वल टू एफ स्क्वायर t1 का स्क्वायर अपॉन में f, एक f उड़ा दो, तो हमारे पास मिला एफ t1 का स्क्वायर। क्लियर है भाई साहब। तो हमें डिस्टेंस मिल गई s3 इज इक्वल टू एफ t1 स्क्वायर। ये सारी वैल्यू यहां पुट करेंगे भाई। S1 कितना आया था मेरे भाई, ये आया था हाफ एफ टी वन का स्क्वायर, प्लस S2 कितना आया था, एफ t1 t, प्लस S3 कितना आया था, एफ t1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 15s। अब यहां देखो, ये एफ t1 का स्क्वायर है, ये हाफ एफ t1 का स्क्वायर है। इसका मतलब ये जो है इसका 2 टाइम्स है, क्योंकि हाफ एफ टी1 किसके इक्वल है, हाफ एफ टी1 किसके इक्वल है, एस के इक्वल, क्वेश्चन में दिया है, तो ये एस हो गया, प्लस एफ टी1 टी, प्लस, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2s, क्योंकि ये 2 टाइम्स है इसका, दैट इज इक्वल टू 15s। तो यहां से हम इस तरह से लिख लेंगे एफ टी1 टी इज इक्वल टू 15s माइनस 3s, इन दोनों को ऐड कर दिया। क्लियर है, ये आ गया हमारा 12s। ठीक है मेरे भाई, यहां से आगे करते हैं। तो हमारे पास आया s इज इक्वल टू एफ t1 t अपॉन में 12। क्लियर है भाई साहब, यहां तक ओके है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, अब इसको इस तरह से लिख लेते हैं। देखो, s जो है हमारा हाफ एफ t1 स्क्वायर है, और एक रिलेशन आ गई s इज इक्वल टू एफ t1 t, है ना। इन दोनों को बेसिकली इक्वेट कर देंगे और यहां से t1 की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां करते हैं इसको, हाफ एफ t1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एफ t1 t अपॉन में 12। तो ये एक एफ से एफ कैंसिल हो गया मेरे भाई, एक t1 से एक t1 उड़ गया, तो हमारे पास ये 2 से ये 12 चला गया 6, तो t1 कितना आ गया मेरे भाई, ये आ गया t/6। क्लियर है, इस t1 की वैल्यू को उठा करके इसी इक्वेशन में रख देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, f इंटू टी अपॉन में 12, और ये t1 की वैल्यू को उठा करके क्या करेंगे, t/6 कर देंगे। क्लियर है भाई साहब, ये आ गया 1/72 एफ टी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू s इज इक्वल टू 1/72 एफ टी स्क्वायर। क्लियर है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, ए बॉडी इज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट विद एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टिल इट अटेन्स द मैक्सिमम वेलोसिटी, देन रिटर्न्स टू रेस्ट with 3 meter per second square. If total time taken is 10 second, then maximum speed attained is। देखो भाई, क्वेश्चन को कैसे करना है, मान लेते हैं ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है या स्पीड टाइम ग्राफ ले लेते हैं। एक बॉडी जो है रेस्ट से स्टार्ट करती है, ये रेस्ट से स्टार्ट करी भाई,
ये इसकी वेलोसिटी हो गई यहाँ पर। क्लियर है। t बराबर 0 पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। एक्सीलरेशन a ले लिया हमने, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। इसके बाद ये मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर लेती है, दैट मीन्स v वेलोसिटी हम मान लेते हैं। अब ये क्या होगा, ये बॉडी रिटार्ड करती है, दैट मीन्स डी एक्सीलरेशन होता है और रिटार्ड करती है और फिर ये रेस्ट में आ जाती है। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो यहाँ पर जो डी एक्सीलरेशन होगा वो -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है भाई। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमें जो है v निकालना है, ये v निकालना है। टोटल टाइम दिया हुआ है कितना, टोटल टाइम दिया है 10 सेकेंड। तो मान लेते हैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो भाई। फर्स्ट पार्ट में एक्सीलरेशन हो रहा है, दूसरे पार्ट में डी एक्सीलरेशन। तो फर्स्ट पार्ट में अगर हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन इस केस में 2 दिया हुआ है, टाइम मान लेते हैं t1। तो इस केस में यहाँ पर t1 टाइम लगता है, यहाँ पर t2 टाइम लगता है। तो टाइम हो गया t1, तो यहाँ से हमारा t1 आ गया भाई v अपॉन में 2। क्लियर है। सिमिलरली हम सेकंड केस की बात कर लेते हैं जिसमें डी एक्सीलरेशन हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम v इज इक्वल टू यू माइनस ए इंटू टी2, ये फॉर्मूला लगा देते हैं। जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, ये जो u होगा, ये इनिशियल वेलोसिटी यही वाली होने वाली है और फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी क्योंकि रेस्ट में आ जाती है बॉडी। तो 0 इज इक्वल टू u कितना हो जाएगा हमारा, u बेसिकली 2t1 के इक्वल ही होगा, जो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि v के इक्वल होने वाला है u। तो ये हमारा v हो गया माइनस ए टी टू। क्लियर है मेरे भाई। तो यहां से इस तरह से लिख सकते हैं v इज इक्वल टू ए टी टू। तो t2 कितना आ गया मेरे भाई, v अपॉन में, अच्छा यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है वो डी एक्सीलरेशन हो रहा है यानी कि 3, इस a की जगह जो वैल्यू आ जाएगी वो 3 आ जाएगी। तो t2 आ गया v/3, t1 आ गया मेरा v/2 और t2 आ गया v/3। अब टोटल टाइम कितना दिया हुआ है मेरे भाई, टोटल टाइम है t1 प्लस t2 दैट इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो v/2 प्लस v/3 दैट इज इक्वल टू 10। इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लो भाई। 3v प्लस 2v अपॉन में 3 दूनी 6 दैट इज इक्वल टू 10। तो v कितना आ जाएगा भाई साहब, 10 इंटू 6 अपॉन में 5, 5 दूनी 10 दैट मीन्स यह आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही है, 12 मीटर पर सेकेंड जो आ गया, वेलोसिटी आ गई। क्लियर है मेरे भाई। ये आई मैक्सिमम वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है भाई साहब।